ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था, आज थोड़ा सा और इसको आगे पढ़ते हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आगे कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस किया है या नहीं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होगा, पेज नंबर 57 में। ठीक है, वहाँ इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो ये जो हमने कल लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 650, पेज नंबर मैं 43 पर हूँ। और ऑरेंज की जो वेवलेंथ है वो 625 है, येलो की 575 है, ग्रीन की 525 है, ब्लू की 450 है, इंडिगो की 425 है और वायलेट की 400 है। अच्छा, इसके सामने इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी अगले टॉपिक के अंदर। तो जब प्रिज्म में से लाइट गुजरती है तो वो स्पेक्ट्रम बनाती है। ठीक है, प्रिज्म में से लाइट गुजरेगी तो वो जब निकलेगी तो डिस्पर्स हो जाएगी और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके क्या बनाना शुरू कर देगी, स्पेक्ट्रम बनाना शुरू कर देगी। ये स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक वो स्पेक्ट्रम जो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब ये जो लाइट, ये जो कलर का शेड आ रहा है, ये एक कलर दूसरे कलर के दरमियान गैप नहीं है। एक कलर दूसरे कलर में क्या है, मिक्स है। देखिए आपकी बुक के अंदर जो तस्वीर बनी हुई है ये वाली, इसमें दो कलर्स के दरमियान गैप नहीं है। एक कलर कहाँ ख़त्म हो रहा है और दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है, इसका अंदाज़ा हमें नहीं हो रहा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को आप क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन बाज़ स्पेक्ट्रम ऐसे भी होते हैं जो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। एक कलर होता है, बीच में गैप होता है, फिर दूसरा कलर होता है, फिर गैप होता है, फिर तीसरा कलर होता है, फिर। ठीक है, ऐसे स्पेक्ट्रम को लीनियर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम कितनी तरह के हो गए, दो तरह के। एक वो जिसमें कलर्स के दरमियान गैप नहीं है, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और एक वो जिसमें कलर के दरमियान क्या है, गैप है, उसे हम कहते हैं लीनियर स्पेक्ट्रम। ये जो आपकी रोशनी है सूरज की या बल्ब की या आग, आम नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं, उससे जो रोशनी से स्पेक्ट्रम बनता है वो हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं मुख्तलिफ, जैसे किसी गैस को आप जो है वो डिस्चार्ज करें डिस्चार्ज ट्यूब में, वहाँ से जो रोशनी निकलती है उस रोशनी को अगर आप स्पेक्ट्रम से गुजारें तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आता, बल्कि कौन सा स्पेक्ट्रम आता है, लीनियर आता है। अच्छा जी, अगला टॉपिक आपके पास पेज नंबर 43 पर है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। ये जो पानी की बूंद होती है, इसमें से भी जब रोशनी गुजरती है तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस होता है जैसे प्रिज्म में से गुजर रही है। ठीक है, पानी की जो बूंद है, पानी का कतरा है ये, इसमें से भी रोशनी जब गुजरेगी तो गुजर के ये भी क्या होती है, कई डायरेक्शन में टूट जाती है। इस फेनोमेना को तो आप बारिश के बाद जब रेनबो बनती है, तो जो आपको रेनबो दिख रही होती है, वो दरअसल क्या होते हैं कि आपके यहाँ बारिश हुई होती है और हवा में नमी होती है बहुत ज़्यादा, यानी ड्रॉप्स हवा में मौजूद होते हैं। उन ड्रॉप्स के अंदर से जब रोशनी गुजरती है तो वो रोशनी अपने रंगों में टूट जाती है, और सामने जो बादल होते हैं, उस बादल के ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो वो रंगों में से अलग अलग कलर्स के जो है वो आपको नज़र आते हैं। ये आप किसी वाटर पार्क में भी देख सकते हैं। वाटर पार्क में जो मसनूई बारिश होती है ना, फव्वारे लगे होते हैं, तो आप उस वक्त जब थोड़ा शाम का टाइम हो, जहाँ सूरज डूब रहा हो, तो उसकी अपोजिट साइड
सूरज जहाँ मौजूद हो उसकी अपोजिट साइड में अगर आप उस जगह पे खड़े हो जाएं बारिश में, या जब फवारे चल रहे हैं, जहाँ बिल्कुल धुंध छा गई है, ड्रॉप्स की क्या छाई हुई, धुंध छाई हुई, वहाँ ज़रा खड़े होकर आप गौर से दूसरी सिमत में देखें। लेकिन वो जो दूसरी सिमत में यहाँ वहाँ पर या तो बादल हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर रोशनी पड़ सकती हो, या ख़ुद वहाँ पर भी धुंध हो, सही, तो ऐसी सूरत में आपको बड़ी आसानी से रेनबो दिखाई दे सकती है। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो जो वाटर है, पानी का जो ड्रॉप्स है, उसमें से भी जब रोशनी गुजरती है तो वो रोशनी उस वक्त भी क्या होती है, डिस्पर्स होती है और अपने अज्जा में टूट जाती है, और हमें ये फेनोमेना बाज़ाब्ता रेनबो की शक्ल में दिखाई देता है। तो ये पेज नंबर 73 पर, सॉरी 43 पर ये पूरी तफसील लिखी हुई है, इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रोशनी के बारे में रोशनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, सही है। ये एक मसला पहले भी हमने डिस्कस किया था आपसे कि सूरज से रोशनी जब निकल कर कहाँ पर आती है, ज़मीन पर आती है। ये सूरज है, यहाँ से रोशनी आ रही है वेव्स की फॉर्म में, बीच में क्या है, स्पेस है, खला है, और रोशनी ख़ुद क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वेव की फॉर्म में जाती है। ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि एनर्जी को जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो किस फॉर्म में जाती है, वेव की फॉर्म में। हमने जो है वो तालाब के अंदर जो पानी में से वेव जा रही हैं तो दरअसल एनर्जी जा रही होती है, ठीक है। और वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जब भी मूव करेगी तो किस फॉर्म में मूव करेगी, वेव्स की फॉर्म में मूव करेगी। अच्छा, वेव जब चलती है तो उसको मीडियम चाहिए, तो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जाने के लिए मीडियम भी चाहिए। जैसे हम पानी के अंदर एनर्जी भेज रहे हैं तो पानी खुद क्या है, एक मीडियम है। इसी तरह आवाज़ के चैप्टर में पढ़ा कि मैं जब आवाज़ निकाल रहा हूँ मेरी ये एनर्जी हवा में मीडियम के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए कोई ना कोई मीडियम लाजमी चाहिए होता है, सही है। ये बात सामने आ गई। अब रोशनी भी क्या है, एक एनर्जी है। जब वो एनर्जी सूरज से चलकर ज़मीन तक आती है तो सवाल ये खड़ा हो गया, पैदा हो गया कि वो किस मीडियम के थ्रू आती है। मीडियम क्या है, कौन सा? खला में तो मीडियम होता ही नहीं, तो एनर्जी वहाँ से कैसे आ जाएगी यहाँ तक? अगर आप एनर्जी को कह रहे हैं कि वो वेव की फॉर्म में आ रही है तो भाई वेव को तो चलने के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ मीडियम है ही नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता, अच्छा आ तो रही है, ये बात तो है कि आ रही है रोशनी, एनर्जी भी आ रही है, लेकिन ये रीज़न हम समझ नहीं पा रहे क्या है। तो फिर ये बात जो है वो सामने आई कि ये जो रोशनी है ये जिस वेव की फॉर्म में आती है वो वेव नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो एक स्पेशल किस्म की वेव्स हैं जिनको आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे बढ़ने के लिए, सफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वो ख़ुद दो वेव्स होती हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। वो मीडियम के कंधे पे बैठकर नहीं आती। जैसे मैं अपनी एनर्जी जब तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे पर भेजता हूँ, वो मेरी एनर्जी मीडियम के कंधे या मीडियम के मॉलिक्यूल्स के ऊपर बैठकर जाती है। या मैं आवाज़ जब निकाल रहा हूँ तो मेरे यहाँ की एनर्जी आपके कान तक जो पहुँच रही है वो ये जो मीडियम है उसके मॉलिक्यूल्स के सर पे, उनके कंधों पे बैठकर जा रही होती है। यानी उसको लाजमी कोई ना कोई सहारा चाहिए। लेकिन जब रोशनी जाती है एक जगह से दूसरी जगह तो रोशनी को सफ़र करने के लिए किसी कंधे की, किसी मॉलिक्यूल की नीड नहीं होती, बल्कि वो दरअसल दो वेव्स होती हैं एक साथ। उसको हम कहते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसकी फॉर्म कुछ यूँ होती है, आपको समझना चाहिए। एक रजिस्टर और दें मुझे, ये आ गया, ओके चलें। उसकी फॉर्म ये होती है, ये वाली वेव ऐसे जाएगी यहाँ। अगर मैं इस पे वेव बनाऊँ तो यूँ बनाऊँगा, और इस पे वेव बनाऊँगा तो कैसे बनाऊँगा, यूँ बनाऊँगा। ठीक है, इस पे वेव कैसे बन रही है, यूँ आगे की तरफ और पीछे की तरफ। और इस पे वेव कैसे बन रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब अगर इसको मैं ड्रा करना चाहूँ आपके, तो ये वाली वेव तो बड़ी आसानी से ड्रा हो जाएगी, क्या ख्याल है? लेकिन जो वेव यूँ आ रही है, ऐसे यूँ आ रही है आगे की तरफ, तो वापस कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ। तो ये यूँ चल रही है, और ये कैसे चल रही है, यूँ चल रही है। तो अगर मैं इशारे से बनाने की कोशिश करूँ तो एक वेव तो यूँ जा रही है, एक वेव यूँ जा रही है, और एक वेव यूँ जा रही है। ये घूम के ऐसे आएगी और ये घूम के, यानी एक अगर वाई एक्सिस में चल रही है ऐसे, तो एक जेड एक्सिस में चल रही है। सही है। तो आपकी किताब में उन्होंने ऐसे बनाया है कि ये वेव यूँ जा रही है। थोड़ा सा आइडिया हो गया, ये यूँ जा रही है और ये कैसे आ रही है, आगे की तरफ आ रही है। अच्छा, एक जो है वो इलेक्ट्रिक फेनोमिना रखती है और एक मैग्नेटिक फेनोमिना रखती है। अभी हम आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे बड़ा मज़ेदार, जिसमें ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इन दोनों का बड़ा आपस का गहरा ताल्लुक़ है। इलेक्ट्रिक के बग़ैर मैग्नेट नहीं है, और मैग्नेट के बग़ैर, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ऐसा लगता है। जिस वक्त एक इलेक्ट्रिक की वेव और एक मैग्नेट की वेव एक साथ चलती है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक की वेव यूँ जा रही है और मैग्नेट की वेव यूँ जा रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये यूँ जा रही है और ये यूँ जा रही है। तो ये जब चलती है, ये इलेक्ट्रिक की वेव चलती है, उसके साथ कौन सी चल रही होती? तो अब जब ये इसको सपोर्ट और ये इसको सपोर्ट कर, इसके दम से ये ज़िंदा है और इसके दम से ये ज़िंदा है। तो इनको जब सफ़र करना होता है तो फिर इसको मीडियम की ज़रूरत, ये एक दूसरे के इंटरेक्शन से आगे बढ़ रही होती है, और इनको आप रोक भी नहीं सकते। हम बोले दीवार खड़ी कर दो, रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। शीशे से रोक दो, नहीं रुकेगी। स्पेस आ जाए, खला आ जाए, खला में भी नहीं रुकेगी, क्योंकि इसका ये बैरूनी असर से आज़ाद है। इनका अपना एक इंटरनल सिस्टम है आगे बढ़ने का। पहले इलेक्ट्रिक वेव मूव करती है, उसके नतीजे में मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक किसको सपोर्ट करती है, इलेक्ट्रिक को, इलेक्ट्रिक किसको सपोर्ट करती है, मैग्नेट को। इस तरह से ये दोनों वेव्स आपस में आगे बढ़ती चली जाती हैं। ऐसी वेव्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रोशनी के बारे में भी ये तसव्वुर है कि रोशनी भी दरअसल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों ये तसव्वुर क्यों आया? इसलिए आया कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना हो, बल्कि ट्रांसवर्स या साउंड वेव की तरह हो, तो उसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए होगा। जबकि रोशनी जो सफ़र करती है सूरज से लेकर ज़मीन तक, उसके बीच में कोई मीडियम नहीं होता। इसलिए ये बात तय हो गई कि रोशनी ना तो ट्रांसवर्स वेव है और ना ही लॉन्गिट्यूडल वेव्स है, जिसके लिए मीडियम चाहिए होता है, बल्कि रोशनी तीसरी किस्म की वेव है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब ये जो वेव्स होती हैं इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी, एक सेकंड में ये कितनी बन रही है। अच्छा, जितनी ये बनेंगी उतनी ये बनेंगी। और इसकी भी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या गैप है, और इसकी भी वेलोसिटी होती है, और इसके दरमियान भी सेम वही रिलेशन होता है जो रिलेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वेलोसिटी बराबर होती है किसके, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा के।
सही है। वो फार्मूला जो ट्रांसवर्स वेव में यूज़ हुआ, वो फार्मूला जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स में यूज़ हुआ, सेम यही फार्मूला जो रिलेशनशिप को बयान करता है, इसकी स्पीड, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके लैम्डा को, ये फार्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी यही होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो फिक्स्ड होती है, 3 × 10 की पावर 8। 3 × 10 की पावर 8। क्या मतलब होता है इसका? 3 के साथ अगर मैं 8 ज़ीरो लगा दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये वेव्स चलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। और अगर आप इसको किलोमीटर में ले आएँ, ठीक है, इकाई, ये 3,000 से तकसीम कर देंगे तो ये निकल जाए। अब क्या बचे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितने? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर फासला तय करने की एबिलिटी इसमें होती है। और ये इसकी स्पीड कांस्टेंट है, सही है, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं होती, क्योंकि हर जगह यही होती है, इसका मीडियम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपको? रोशनी की स्पीड भी यही होती है, क्योंकि रोशनी खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लिहाजा इसकी स्पीड भी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये बात सीखने के बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपके पास एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो पेज नंबर 44 पर आ जाएं। पेज 44 और एग्जाम्पल 1, ठीक है, इसको हम समझते हैं। रूबी लेजर emits the beam of red light having a wavelength of 694.3 nanometer. Calculate its frequency. कहते हैं कि रोशनी निकल रही है रूबी की लेज़र बीम में से, ठीक है। ये जो आपके पास लेज़र गन होती है ना, छोटे बच्चों के पास भी होती है, आपने देखा, मारते तो लाइट लगती है, लेज़र लाइट बोलते हैं उसको। उसमें ना एक क्रिस्टल लगा होता है रूबी का, उसके पीछे बल्ब होता है, तो पहले वो उसमें जाता है रोशनी फिर उसमें से निकलती है। तो ये कह रहे हैं कि रूबी लेजर इमिट्स द बीम, उसमें से बीम निकल रही है ऑफ रेड लाइट, और कौन सी लाइट है वो? हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 694.3 नैनोमीटर। उसकी जो वेवलेंथ है वो 694.3 नैनोमीटर है। कैलकुलेट्स इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें। तो ये आपको उसकी वेवलेंथ दी गई है लैम्डा 694.3 नैनोमीटर, और उसकी खुद स्पीड क्या होगी उसकी? आपको अभी पढ़ा हमने, उसकी स्पीड क्या होती है रोशनी की? मीटर पर सेकंड। मालूम क्या करना उसकी फ्रीक्वेंसी? तो हम जानते हैं रिलेशनशिप क्या है। ये जो मैंने C लिखा है, ये क्यों लिखा है? V लिखते हैं ना हम तो नॉर्मली। V किसको शो करता है? स्पीड को। लेकिन जब भी रोशनी आ जाएगी तो उसकी स्पीड को फिर हम V से ज़ाहिर नहीं करेंगे, C से ज़ाहिर करेंगे। ये लफ्ज़ C बता रहा है कि ये आम चीज़ नहीं है, बल्कि क्या है? रोशनी है। और उसकी स्पीड हमेशा कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8। तो हम जानते हैं स्पीड किसके बराबर होती है? लैम्डा इंटू एफ के। हमको मालूम करना है एफ, लैम्डा को यहाँ ले आए, C/, लैम्डा बराबर है किसके? तो ये नैनोमीटर है, इसको मीटर बनाएं। नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -9। तो ये बना 694.3 ज़रब इस नैनो को हटा के मैंने क्या लगा दिया? 10 की पावर -9, और मीटर ऐसे आ गया। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। 9 दिखा हुआ है, 7 दिखा हुआ है, कहाँ पे?
आपको 9 कहाँ दिख रहा है और 7 कहाँ दिख रहा है? मुझे तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। अच्छा, नहीं वो उन्होंने 2 पॉइंट इधर कर लिए ना, 2 पॉइंट वहाँ 694.3 था, पॉइंट को 2 दफ़ा इधर 6.93 बनाया है, तो 2 इजाफा हो गया उसका। तो हम इसका इजाफा नहीं करेंगे, हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो आइए फार्मूले में पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर है किसके? C अपॉन लैम्डा के। C की जगह क्या लिखेंगे? 3 × 10 की पावर 8, और लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे? 694.3 × 10 की पावर -9। ठीक है, तो अब ये 3 को इससे डिवाइड, -9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +9। 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9 मिलके कितने हो गए? 17। और 3 को डिवाइड करेंगे